नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा। आज यूं तो अगर याद किया जाए तो मोदी साहब ने, उनकी सरकार ने इस देश के लिए तीसरी शिक्षा नीति है ये। उनकी सरकार में तो ये कुल देश की ये तीसरी, देश की तीसरी उनकी पहली है ये। और इस शिक्षा नीति से इस देश को क्या मिलने वाला है, अब तक क्या कुछ मिला है, या कुछ केवल छीना ही छीना जाए। छीनने की बात मुंह से निकली तो एक वाकया अभी हाल ही में आप सबने देखा कि किस तरह से इस देश के गांव गिराव के लोगों को बमुश्किल एक तयशुदा मांग के आधार पर जो काम मिला करता था, जिसे 2005 में यूपीए सरकार ने लागू किया था, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, वो भी छीन लिया। शिक्षा की जो स्थिति है आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। तो फिलहाल हम मनरेगा तो नहीं, शिक्षा की दशा और दिशा पर ही चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए प्रोफेसर महेश विक्रम जी, जो खुद एक इतिहासकार भी हैं और शिक्षा को लेकर के इस देश में एक आंदोलन भी चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस शिक्षा को, भारतीय कुल शिक्षा नीति और इन्होंने जो शिक्षा नीति लागू की है, उसमें क्या आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? कुछ बात इस पर शुरू करें हम लोग अजय जी। तो जो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि यह एक आधारभूत सत्य है कि हम जैसा समाज चाहते हैं वैसी शिक्षा प्रणाली विकसित करते हैं। हमारे प्राचीन काल की एक अपनी शिक्षा प्रणाली थी और जिस तरह का समाज था, वर्णाधारित समाज था और जाति व्यवस्था पर आधारित था, तो उसकी कुछ अपनी अवधारणाएं थी, अपने कुछ आग्रह थे, अच्छे बुरे उनके गुण दोष तो आम होते हैं। लेकिन हाँ, ज्ञान की एक परंपरा थी और स्वतंत्र चिंतन की भी परंपरा थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, जो एक परंपरा के माध्यम से शिक्षा का जो संस्थागत स्वरूप विकसित हुआ पुराने काल में, वो गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से, आश्रम प्रणाली के माध्यम से। लेकिन ध्यान ये देने की बात है कि उसके स्वयं उस प्रणाली के ही अंदर कई तरह की धाराएं विकसित हुई, कई दार्शनिक पद्धतियां स्वयं उसके अंतर्गत विकसित हुई। हम सब लोग जानते हैं कि उपनिषदों का चिंतन एक अपने ही एक अलग उसका आयाम था। तो एक तो वो था, और ठीक उसी के समानांतर अन्य ज्ञान पद्धतियां भी विकसित हुई, जिनको कि हम बौद्ध, जैन, चारवाक, लोकायत, ये सारी परंपराओं में देखते हैं, जो कहीं न कहीं उस वैदिक परंपरा से अपने को अलग करके एक अलग स्वतंत्र चिंतन, एक समानांतर चिंतन, और यूं भी न कहा जाए कि वो बहुत सीमित थी, बल्कि एक लंबा काल ऐसा रहा है जबकि इन पद्धतियों का बहुत प्रभाव रहा है समाज के ऊपर और वो चलती रही धाराएं। खैर, वो एक प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति थी। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे यहाँ नहीं, विश्व में अन्य जगहों पर भी शिक्षा पद्धतियां अपनी विकसित हुई और कुछ परंपरागत विश्वास सभी जगह प्रचलित रहे। उस परंपरागत विश्वास के अंतर्गत वो सारी धारणाएं थी कि पृथ्वी जैसे अपनी जगह स्थिर है और सारे ग्रह नक्षत्र उसको परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य भी एक ओर से उदय होता है, दूसरी ओर अस्त होता है। इस तरह की अवधारणाएं जो मनुष्य ने अपनी नंगी आंखों से जो देखता था, अनुभव करता था, उसी तरह की परंपरागत सोच भी चलती रही। और ये हमारे यहाँ नहीं, अन्य विश्व के समाजों में भी ये सारी चीजें थी।
और आपको सबको मालूम है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण जागरण हुआ, उसके पहले का काल एक बड़ा अंधकार का काल भी कहलाता है। मध्ययुगीन का जो यूरोप है, उसमें आपको मालूम है कि जब ब्रूनो ने ये सत्य सामने रखा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। यहाँ तक रोम के चर्च के लिए वो स्वीकार्य नहीं थी। और थोड़ा सा हम लोग बहुत बार कई बार अपनी प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्यभट्ट और ब्रह्मभट्ट जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आपके वराहमिहिर, ये सब जो बड़े गणितज्ञ थे, नक्षत्र ज्ञानी थे, इनकी भी एक बड़ी, उन्होंने भी बड़े उद्घाटन किए, रहस्य उद्घाटन किए। गणित की एक पुरानी परंपरा भी हमारे यहाँ थी, लेकिन दुर्योग कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए कि उन परंपराओं से जो एक स्वतंत्र और तर्क ज्ञान की पद्धति आगे बढ़नी थी, वहां कहीं न कहीं वो पर सीमित हो गई, किन्हीं विभिन्न कालों में विभिन्न कारणों से। उसके लंबे विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वो हो गई। और आपको ये भी हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि भले ही आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी बातों को स्पष्ट किया, लेकिन उसको स्वीकारा नहीं गया। वो किताबों में आर्यभट्ट की बंद रह गई, और आर्यभट्ट ने भी ये साहस ज्यादा नहीं किया कि वो समाज में इसको लेके कोई क्रांति करे, तो क्योंकि समाज उसको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। वो जो परंपराएं थी उसको स्वीकार नहीं करती थी। तो हम आज तो कहते हैं कि हमने ये खोज लिया, हमने वो खोजा और ये सब किया, लेकिन वो हमारे धरातल पर नहीं उतर पाई, लोगों के ज्ञान में वो नहीं आ पाई। तो खैर, ये पुरानी स्थितियां सभी जगह रही हैं अपने अपने ढंग से। जैसे हमने ब्रूनो का उदाहरण दिया, तो इस तरह की चीजें नहीं। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ, ये जो आज शिक्षा की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये इसकी जो शुरुआत है वो रेनेसां के दौर से मानी जाती है। इस रूप हम एक बात कहें कि दार्शनिक पद्धतियों की बातें तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विकसित रही हैं, और बौद्ध धर्म के अंदर आपको मालूम है कि बहुत बड़ा दर्शन शून्यवाद का जो महायान दर्शन है, उसकी तो बहुत बहुत मजबूत दार्शनिक उसका आधार है। नागार्जुन का जो शून्यवाद है, माध्यमिक कारिका है, ये सब चीजें तो पढ़ते हैं तो सच में विस्मय होता है कि कितनी गहराई से। लेकिन ये सब ज्ञान पद्धतियां स्वतंत्र रही, लेकिन यह धरातल पर उसका उस तरह से अनुपालन या उसका स्वीकारोक्ति नहीं बन पाई समाज में। उसके विभिन्न कारण रहे। तो ये रहा सब कुछ। जो हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जब आगे बढ़ते, तो भले ही हमारे यहाँ नालंदा जैसा बड़ा विश्वविद्यालय भी पहले हुआ, बौद्ध पद्धति का विश्वविद्यालय था, जिसमें बाहर से भी लोग आके पढ़ते थे। तो हम लोग जब इन चीजों की बात करते हैं तो गौरवान्वित होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे हुआ, और तक्षशिला बड़ा ज्ञान का पीठ था, और इस तरह से नालंदा वगैरह। उन बातों को छोड़े, क्योंकि वह एक सीमा तक दार्शनिक पद्धतियों की शिक्षा का एक स्वरूप था। आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, तो जब हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो उसका जो अनिवार्यता है, उसका जो चरित्र बनता है, वह बनता है तर्क की पुनरावृत्ति से। पहले भी लोग तर्क करते थे, लेकिन जो अब तर्क को एक संस्थागत मान्यता मिली, उसी से ये सारी चीजें, चाहे वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो गणित के फार्मूलों के विकास की बात हो, चाहे वो आज हम लोग जहां स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं, की साइंस की जिस उस तक पहुंच गए, या एआई के समय तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय। इसकी शुरुआत जो है वो आधुनिक काल के जो रेनेसां है, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ कुछ और नहीं है सिवाय यह है कि तर्क की पुनर्स्थापना, पुनर्जागरण। जब इस पर बहसें शुरू हुई, और लाख विरोधों के बाद भी वो फार्मूले, वो सूत्र स्थापित हुए, स्वीकार्य होने शुरू हुए, और वो आगे पीछे हर देश में थोड़ा बहुत उसकी शुरुआत हुई। तो हमारे जो भारत का जहां तक सवाल है, हम लोग एक लंबे
गुलामी के दौर से, अंग्रेजों के गुलामी के दौर से, गुलामी हम उसी को वास्तविक मानते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा शोषण हुआ दूसरे ढंग से। उसके पहले के कालों में जो कुछ शासक कई बदले आए, एक धर्म का नहीं दूसरे धर्म का, लेकिन उसको वो गुलामी का काल इसलिए नहीं उसको कह सकते क्योंकि लोगों को अपनी परंपराओं के अनुपालन की कोई प्रतिबंध नहीं था। कभी कभी कुछ घटनाएं घटती थी लेकिन लोग अपनी पद्धतियों का अनुपालन करते रहते थे, तो ऐसी कोई गुलामी नहीं थी। टैक्सेशन हुआ या जो कुछ हुआ वो सब पुरानी पद्धतियों के हिसाब से ही थोड़ा बहुत उसमें कम बेसी होता चलता रहा, और देश की सभ्यता देश में थी। बिल्कुल हमको ये भी मान लेना चाहिए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां भारत में आई तो भारत का वैभव देख के ही आई। बिल्कुल। तो अगर यहाँ संपदा न होती, यहाँ उत्पादन न हो रहा होता, यहाँ चीजों का निर्माण न हो रहा होता, एक जो व्यापार का जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है टेक्सटाइल, कपड़ा, और सब लोग जानते हैं कि हम ऐसा सिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे कि जो अंगूठी से निकल सकता था। तो ये जो उत्पादन के जो क्षेत्र थे जिसमें हम लोगों ने विशेष कौशल हासिल किया, तो अंग्रेज जब शुरू में आए तो उनको तो ये समझ में नहीं आता था कि हम इनको बेचेंगे क्या, यहाँ से तो सबको ले जाना ही पड़ेगा। ये उनके सामने समस्या थी। आपको मालूम है कि ये बड़ा इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंग्रेजों ने जब पावर लूम का इजाद कर लिया, जब मशीन बनाने, कपड़े वाली मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया, और मैनचेस्टर में और लीड्स में जब उनके कारखाने लगने लगे तो हमारे यहाँ का कारीगर विपन्न होना शुरू हो गया। यहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए। तो अंगूठे तो उस तरह से नहीं कटवाए, लेकिन ये जरूर था कि वो लोग इतने ऑर्डर लाद देते थे उनको जिनको पूरा करना उनके बस में नहीं होता था कारीगर, तो कारीगर स्वयं अपने अंगूठे काट के बैठ जाता था। इस तरह की घटनाएं हुई है, ये तथ्य है इतिहास का। तो हम बात यहाँ से जोड़नी जरूरी है क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उनको उस समय तो भारत से चीजें लेनी ही थी, भारत को कुछ देने की स्थिति में वो नहीं थी। और उनके जाते जाते स्थिति ये हो गई, ठीक उल्टी स्थिति हो गई कि भारत इतना परतंत्र रहा, इतना पर निर्भर होता चला गया कि अब वो अपना उसके पास कुछ नहीं रह गया था। यहाँ तक कि जब हम आजाद हुए तो हमको अमेरिका से वो सड़ा हुआ गेहूं भी मंगाना पड़ा पीएल फरोती के लिए। अब हमारे लिए खाने के लिए चीजें नहीं रह गई, तो न हमारी कृषि बर्बाद हो चुकी थी, हमारा शिल्प बर्बाद हो गया था, हमारा जो भी व्यापार था, शायद आप हम सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग कहते हैं डॉलर 90 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, 91 रुपए हो गया। तो हम उस समय थे जबकि डॉलर हमारे मुकाबले कमजोर हुआ करता था, पाउंड से हम प्रतिस्पर्धा करते थे। तो उस देश की स्थिति आज ये हो गई। तो हमारे मतलब हम उसके बाद भी इस स्थिति में थे, सारी विफलता के बाद में भी, कि हमारा रुपया उतना नहीं गिरा हुआ था जितना गिरा हुआ आज गिर गया। तो खैर कहने का तात्पर्य कह रहे कि यहाँ का उद्देश्य ये है कि जब हम आजाद हुए तो हम बड़ी त्रासदी में आजाद हुए, और हम उन नेताओं का धन्यवाद करें जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, और हमारे उस नेतृत्व ने जिसने कि भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारे उपक्रम किए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो था शिक्षा। निश्चित रूप से हमारे पास साधन कम थे, स्रोत कम थे, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा पर बहुत महत्व उसका समझा गया था कि अगर हमको विश्व में अपने को फिर से खड़ा करना है, अपने लोगों के लिए उनके जीवन यापन की सुविधाएं जुटानी है, तो हमारे कई स्तरों पर, आपको मालूम है कि नेहरू जी के समय में कई स्तरों पर उच्च शिक्षा संस्थानों से लेके IIT से लेकर के IIM से लेकर के और उसके बाद नीचे स्कूली शिक्षा तक, आपको मालूम ही है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। उनकी कमेटी बनी, लोगों ने अध्ययन किया कि कैसे हम अपने देश को सबको शिक्षा सुलभ करवा सकें। हम यही कह सकते हैं कि उद्देश्य बहुत पवित्र था, प्रयास बहुत ईमानदार थे,
लेकिन वो सीमाएं उसकी थी क्योंकि उस वक्त साधन बहुत कम थे। तो साधन कम होने की वजह से हमने अपने बहुजन को भी शिक्षा देने के लिए संकल्प लिया था, जो हम अभी नहीं सबको उपलब्ध करा पा रहे थे। लेकिन हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलों की व्यवस्था की गई, और यूं कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई से तपे हुए बहुत सारे लोग जो शिक्षक भी थे उस वक्त छोटे स्कूलों में भी, उनके अंदर भी एक प्रकार की निष्ठा होती थी। बिल्कुल। और वो मेहनत करते थे अपने बच्चों को, वो अपने खेत में गोड़ाई करवाते हुए भी शिक्षा देते रहते थे। ये काम होता था गांव में बहुत। तो एक दूसरा ही आदर्श था, और उसके लिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि क्योंकि बहुत जो है वो ये संभव नहीं था उस समय शिक्षा सबको उपलब्ध कराना, उसके लिए संसाधन नहीं हो पा रहे थे। तो जल्दी ही इसके लिए हमारे यहाँ कोठारी कमीशन नियुक्त हुआ, जिसने कि पड़ोसी स्कूल की विधा को, जो बहुत सारे यूरोपीय जो विकसित देश थे, पड़ोसी स्कूल यानी छोटे बच्चों के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा, 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का स्कूल न हो जहां वो अपनी पटिया लेके जा सके, उनके लिए एक्सेसिबल हो, और हर क्षेत्र में, यानी उसका तात्पर्य ही यही था कि इतने स्कूल हो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। बिल्कुल। तो ये संस्तुतियां थी, पड़ोसी स्कूल की संस्तुतियां थी। सबको शिक्षा मिले, इसके लिए विशेष प्रस्ताव रखे गए थे। उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए, उनको फंडिंग के लिए यूजीसी जैसे कार्यक्रम जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ध्यान रखिए वो ग्रांट्स कमीशन के रूप में बनाया गया था कि हम उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित कैसे करेंगे अगर हमको सार्वजनिक स्तर पर उनको खड़ा कर रहा है। हमने कोई भी किसी भी प्रकार से किसी निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को स्थापना के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। यह हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि अगर हम निजी क्षेत्र में तो व्यवसाय हो जाएगा। हमको व्यवसाय नहीं कराना है, हमको शिक्षा देनी। और तो उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रांट कैसे मिलेगी, उनकी गुणवत्ता को कैसे परखा जाएगा, उनके यहाँ अपॉइंटमेंट और सारी चीजों की पद्धतियां क्या होंगी, उनकी अपनी स्वायत्तता क्या होगी, उनके अपने क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं उस क्षेत्र विशेष की जो विशेष पृष्ठभूमि है, उसके अनुसार वो अपने कुछ सिलेबस भी निर्धारित कर पाएंगे। जो एक आधारभूत सिलेबस है वो तो सभी चाहेंगे, चाहे वो विज्ञान का हो, गणित का हो, समाज विज्ञानों का हो। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो विषय अपने क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से विकसित होते हैं, और उसके लिए वहाँ के स्थानीय गुणवत्ता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से लोगों को उन कामों में लगाया जाएगा। जैसे हम जानते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पूर्वोत्तर जो है, नॉर्थ ईस्ट है, तो उसका तो एकदम अपना पूरा ट्राइबल पृष्ठभूमि बहुत है। तो उनके यहाँ अगर कोई कोर्सेस चलेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें एक इम्फेसिस, एक खास जोर जो है उन लोगों पर होगा, उनके वहाँ की पृष्ठभूमि के दृष्टि से। दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, तमाम तरह के रीजनल विशेषताएं हैं हमारी। क्या कहते हैं वो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है। तो ये सब ध्यान में रख के, तो जो आपने कहा कि तीसरी बात, तो ये कोठारी कमीशन की संस्तुतियां थी, उसको लागू किया गया। लेकिन वो उस तरह से गतिमान पूरा नहीं हो सकी। सीमाएं तब भी थी, देश की बहुत सारी चुनौतियां दूसरी भी आती जाती थी। हम लोगों ने चाइना से एक लड़ाई लड़ी जिसमें हम लोगों को काफी परेशानियां हुई, क्योंकि हमारी सेना उस तरह से इक्विप नहीं थी। तो सेना पर ध्यान देने के लिए थोड़ा बजट का जो वो है एलोकेशन, वो डिफेंस के ऊपर करने के लिए जरूरत पड़ी है। वैसे और भी बहुत सारी बाध्यताएं पड़ती थी, लेकिन हाँ, दृष्टि भेद नहीं था, दृष्टि साफ थी कि हमको शिक्षा देनी है और करना है। फिर 86 में जो तीसरा प्रस्ताव था कोठारी कमीशन के ही समय से, उसमें जो था वो लागू हुआ। तो ये
नीतियां तो बीच बीच में लागू होती रही, लेकिन सबके सब सकारात्मक और सुधारवादी थी। जी। कुछ न कुछ जोड़ रही थी। हाँ। शिक्षा में कुछ इसकी अपने कहीं कहीं जो उसकी सीमाएं बनती थी उनको तोड़ने का काम कर रही थी। तो ये कोशिशें हमारे यहाँ चली और ईमानदारी से। हाँ, नहीं, आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि आपने बताया कि कुछ क्षेत्रीयता का विभाव उसमें जोड़ा जा रहा था। आपने सबसे बड़ी चीज कही कि एक उत्पादकता और का भी समावेश उसके अंदर किया गया था। और एक पुराना हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि किसी भी देश को समझने के लिए उसका साहित्य क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका संस्कृति उसकी क्या है, उसका अगर अध्ययन करें तो वहाँ के रहने वालों के बारे में भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। आपने पड़ोसी स्कूल का जिक्र किया। आप उस समय की बात कर रहे हैं, वो सरकार 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल खोलती थी कि वो अपना पटिया और खड़िया लेकर के वहां पर वो पहुंच जाए, अपना बस्ता लेकर के, बहुत दूर उसको जाना न पड़े घर से। आज की परिस्थिति में अगर हम उसको जोड़ें, वहां हम चले आए आज की स्थिति में, तो गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपने उत्पादकता की बात की, तो आज आप उसी दौरान आपने शुरुआत में कपड़ा उद्योग की बात की। तमाम सारी विज्ञान के विकास के साथ साथ बहुत सारी चीजें थी, वो धीरे धीरे आज हमारे देश में उत्पादकता नाम की चीज एकदम से, अगर आप कहें कि न्यूट्रलाइज कर दी गई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा, आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम लिया और आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज को किस तरह से उनको मदद की जा सकती है, उसका उल्लेख आपने किया। आज यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, उनका निजीकरण हो चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज जरूरत आन पड़ी है कि संसद में आपका विपक्ष का नेता खड़ा होकर के ये कहता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर सरकार का कब्जा हो गया है, एक वैचारिकी का कब्जा हो गया है। स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज तक जो फैकल्टीज दी जा रही हैं, उनके लिए कोई गुणवत्ता का कोई मानक नहीं रह गया है। आप किस वैचारिकी से आते हैं, उस वैचारिकी के किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, यही आपकी सबसे मतलब न्यूनतम योग्यता आपकी यही रह गई है। हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए? तो अजय जी, मैं उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, हम लोग बात जो कर रहे थे कि यदि यूं कहा जाए कि आजादी के बाद से पूरी अपनी ये कहा जाए कि पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी, अब हम लोग 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी तक हमारी सोच और दृष्टि में कहीं भेद नहीं था। हालांकि मुझे एक चीज जरूर यहाँ पर एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण का काल उस बीच में ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो शिक्षा पद्धति थी उस पर हमेशा एक प्रश्न बहुत से लोग उठाते रहे कि हमारे यहाँ शिक्षा से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार के लिए उसके लिए वो शिक्षा बहुत काम नहीं कर रही है वगैरह, इस तरह के प्रश्न उठते। हालांकि यह प्रश्न एक जरा सा धोखे वाला प्रश्न था, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होता है, उसको ज्ञानी बनाना होता है। तो रोजगार के कारण रोजगार न मिलना और रोजगार की व्यवस्थाएं न होना उसके दूसरे क्षितिज हैं। हाँ। उसके दूसरे कारण हैं। हम उसके लिए रोजगार परक शिक्षा तो शिल्प ज्ञान से, अप्रेंटिसशिप से, या जैसे हमारे यहाँ ITI या पॉलिटेक्निक वगैरह खोले गए थे, उसी ख्याल से कि कोई आदमी अगर ज्यादा शिक्षा के बड़े उच्चतम स्तर की तरफ न बढ़ना चाहे तो वो कुछ शिल्प सीख लेगा और वो शिल्प सीख करके रोजगार के लिए अपने को उपयोगी बना लेगा। जी, एकदम जैसा आपने बताया ना, 1986 का जिक्र आपने किया। 1986 में हमको याद आता है कि जब राजीव गांधी ने एक नई शिक्षा नीति दी थी, तो स्कूल स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेजेस तक में
अलग से अलग अलग कुछ ट्रेड्स उनको अलग अलग स्कूलों को दिए गए थे कि आप उन लड़कों को तैयार कीजिए। और इसमें एक जो परंपरा की बात करते हैं, पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसको भी ध्यान में रखा गया था कि ये अगर सोनारी का काम करते हैं तो इनके घर में अगर पीढ़ियों से वो काम चला आ रहा है तो उसको भी बढ़ाया जाए। इसमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है अजय जी। ये थोड़ा बड़ा भ्रामक सी बात है। यह एक क्या कहते हैं उसको, एक एग्जम्पशन की बात है। ये जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, ये दरअसल उसी तरफ वापस ठेलने के लिए ही है। देखिए, शिक्षा के दो हमेशा एक तर्क बनते हैं कि हम पारंपरिक रूप से जो व्यवसाय रोजगार के जब संदर्भ में बात करते हैं तो पारंपरिक रूप से जो हम व्यवसाय जो शिल्प से करते रहे हैं, हम उसको शायद अच्छे ढंग से करते रहेंगे, लेकिन वो जो पारंपरिक शिल्प हैं वो आपके लिए रिवार्डिंग नहीं रह गए हैं। यानी लोहार का बच्चा वो उस लोहारी से काम नहीं कर पाएगा। अब ध्यान रखिए, अब उसको लोहार के लिए अगर हम उसको सचमुच शिल्प के योग्य मानते हैं, लोहारी वाले शिल्प के योग्य, तो उसको हमको ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी फर्नेस पढ़ानी है। नहीं, वो अब देखिए, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। हम ये कहने जा रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई सुनार का बच्चा है, कोई लोहार का बच्चा है, कोई बढ़ई का बच्चा है, कोई कुम्हार का बच्चा है, वो पैदा हुआ, उसके बाद से जैसे ही उसने होश संभालना शुरू किया, वो अपने परंपरागत अपने बाप दादा घर वालों को वो पढ़ रहा है। उसके साथ अगर उसका विकास करना है, आगे नए ज्ञान से जोड़ना, टेक्नोलॉजी से, नए ज्ञान से जोड़ना होगा। इसी के लिए तो आप जो है वो जो आपने IITs का वो तो, लेकिन ITIs का आपने तो बात किया, पॉलिटेक्निक्स है, ITIs हैं और उसके बाद IITs हैं जी। तो हमको उसके लिए सक्षम उनको बनाना है। हाँ, वो अगर हम वहां छोड़ देते हैं उनको, वहां तो, तो अगर तो होता क्या है कि नहीं, एक बार उसमें भ्रम पैदा होता है। ये नई शिक्षा नीति वही करने जा रही है, आपको बताएं कि भाई ठीक है, तुम्हारे परिवार में तो यही सीखते रहो, और तुमको 10 दिन का स्कूलों में एक अवकाश की व्यवस्था की है जिसमें कोई करिकुलम की स्टडी नहीं होगी, खेलो कूदो मौज करो और अपना वाला काम करो वो वाला। तो वह एक प्रकार की बड़ी ही सुनियोजित छटनी का तरीका बनाने का ये नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। और हम लोग को सतर्क होकर सोचना बिल्कुल वहां जो हम जिस नियत से बात कर रहे हैं, नहीं वही हमारी नियत तो ये है कि हम जो आसानी से कोई बच्चा सीख सके, उसको उस तरह का सक्षम व्यक्ति के रूप में हम विकसित कर सके जो आज उसको रिवार्डिंग हो। बिल्कुल, आज रिवार्डिंग हो। अब एक इंजीनियर जो IIT से पढ़ा हुआ, वो अगर स्टील इंजीनियर है, मेटलर्जिकल इंजीनियर है, उसकी हैसियत और वही इस्पात का काम करने वाला लोहार, उन दोनों की हैसियत का कोई बहुत। तो हमको तो वहां पहुंचाना है उसको। बिल्कुल। इनफैक्ट तो जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, देखिए हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं अजय जी। इस बात को ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को कि भारत को हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं कृषि प्रधान देश, कहते रहे। लेकिन आप बताइए कि हमारे कृषि प्रधान देश होने के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक कृषि के फालों के विकास में कितनी तरक्की हुई। परंपरागत रूप से खेती करता हुआ किसान, उसने अपने फालों में कोई सुधार नहीं किया। देखिए, ये ध्यान देने की बात है। तो परंपराएं कहीं कहीं जड़ बना देती हैं। ये भी ध्यान रखिए। वो उतना काम तो सीख लेता है लेकिन उसका परिष्करण नहीं करता है। नहीं, वही मैं कह रहा था, वही मैं कहना चाह रहा था कि उन लोगों को अगर जैसा आपने अभी बताया कि ITI के माध्यम से या पॉलिटेक्निक के माध्यम से या IITs के माध्यम से उसको अगर उस ढंग से आप लेकर के चले होते या चलना चाहिए, तब वो सारी चीजें हालमेल कर दिया। कुल मिला के अवसरों का खुलापन। जी, देखिए मुख्य बात ये है। हम ये भी वहां एक पक्ष, जैसे हम कहते हैं कि जो शिल्प परिवारगत शिल्प है, वंशानुगत शिल्प है, तो उस शिल्प के साथ साथ हमको थोड़ा ये भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमको अवसर सबको देना है। यानी जो लोग उन शिल्प कार्यों को नहीं कर रहे थे, जो उच्च वर्णीय लोग थे, उस शिल्प कार्य को नहीं कर रहे थे, तो हम प्रकारांतर से उनको हम सुरक्षित दूसरे क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के लिए। ये दोनों चीज बड़ी सतर्कता से समझने की चीज है।
तो हम तो चाहेंगे कि वह लोग भी वो शिल्प सीखें, हाँ। जो लोग अभी तक नहीं करते आए थे, और जो लोग जो की है दूसरे काम नहीं करते आए थे, उनको अभी उसमें ट्रांजैक्शन हो। बिल्कुल। तो ट्रांजैक्शन के लिए अवसरों का खुलापन होना, हाँ। और उनको पुश करना, उनको थोड़ा ठेलना भी जरूरी है, क्योंकि उसके पहले वह उस तरह से आत्मविश्वास और मनोबल उनका नहीं बन पाया। उस मनोबल के लिए को पैदा करना भी हमारे समाज की जिम्मेदारी थी, और हमारे नेताओं ने यही सब सोचा है। वो सारी जो आज चाहे जितने भी बहस उस पर लोग बहस करें, लेकिन जो आरक्षण के माध्यम से जो उन लोगों को मौके देने की बात, अवसर देने की बात, उसका उद्देश्य तो वही था। हम उसको कितनी ईमानदारी से उसका निर्वाह हुआ नहीं हुआ, क्या चीज कमी है, वो एक दूसरा पक्ष है। नहीं, योजनाएं बनाना और उसको सही रूप से क्रियान्वित करना, इन दोनों में आप थोड़ा बहुत इसको आप इसी रूप में देखिए कि इतनी बड़ी संवैधानिक की व्यवस्था हमारी है। क्या हम लोग नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हमारे जज लोग, उनके निर्णय में लेने में कितना दोष और त्रुटियां आ गई हैं, कितने आग्रह पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं। व्यवस्था तो है, हाँ। लेकिन व्यवस्था में वह जो संविधान के प्रति निष्ठा के साथ जो निर्णय देने की जो क्षमता या आग्रह होना चाहिए, वह लागू नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण सीधे सीधे यह है कि वह उसी माइंडसेट के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके लिए वह जो क्रांतिकारी व्यवस्थाएं थी वह उनको पहले से ही अच्छी नहीं लग रही थी। अब उनको ऐसी सत्ता मिल गई है जो उनको संरक्षण भी दे रही है कि हाँ, तुम आप अपना काम करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो समस्याएं आजकल हम महसूस कर रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ियां कहाँ आ गई। तो हम एक दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसमें कमियां भी हो रही थी, कहीं कहीं उसके अनुपालन में कुछ त्रुटियां भी हो रही थी, लेकिन दिशा वही थी। हम जो इशारा करना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान इसलिए कि नई शिक्षा नीति पर हम लोग बात तभी समझ पाएंगे जब एक बहुत बड़े चीज को समझने की जरूरत है, और वो है कि संक्रमण का वह काल जिसमें रोजगार का प्रश्न बहुत ज्यादा खड़ा हो गया। और आपको मालूम है कि वो इस सरकार के आने से पहले ही एक बहुत बड़ा उद्यम शुरू हुआ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का, हाँ, स्ववित्त पोषित। वहीं से एक हमारी जो हम पटरी से उतरना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी का काम ज्ञान देना है, ज्ञान विज्ञान पैदा करना है। उसके लिए आईआईटी और पॉलिटेक्निक काफी हैं। हम उसके लिए बच्चों से अतिरिक्त शुल्क लेकर के स्ववित्त पोषित की व्यवस्थाओं के माध्यम से और आधे अधूरे टीचरों से कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर कोई कोर्सेज चला रहे हैं। देखिए, मान लो वहीं से गड़बड़ पहले ही शुरू हो गया। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की चीज नहीं थी, लेकिन रोजगार की जो बातें शुरू हुई, अरे रोजगार तो ले ही सकता है आदमी, जो तो है ही। उनके लिए हमको जो भी संस्थाएं और चीजें संस्थान बनाने थे, उसका विस्तार करने की जरूरत थी। उसको यूनिवर्सिटी के अंदर झोंक देना, वहां से यूनिवर्सिटी का चरित्र बदलना शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी ही नहीं, उसके नीचे भी आ जाइए आप, उसके नीचे भी कॉलेजेस में, हाँ, स्कूलों में, हाँ, वित्त विहीन स्कूल खुलने लगे, उनकी मान्यताएं दी जाने लगी। एग्जैक्टली। तो ये हुआ तो इसकी वजह से देखिए चरित्र में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैं तो यूनिवर्सिटी में चूंकि रहा हूँ जी, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहे कि जो स्ववित्त पोषित कोर्सेज जो रोजगार में जरा जिनकी पूछ ज्यादा थी, तो उनके टीचर्स के कमरे में एसी लगने लगे, उनकी वो हाई बैक चेयर्स का इस्तेमाल होने लगा। तो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के डिपार्टमेंट, दो तरह की प्रकृतियां और एक दूसरे से ईर्ष्या का विभाव, ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो एक तो देखिए डेविएशन वहां से ही शुरू हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यह था, जो हमारी शिक्षा अभी तक स्वतंत्र रूप से हम अपनी शिक्षा का विकास कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे, वो उसकी गति भले ही स्लो रही हो, लेकिन उसके पहले हम किसी विश्व व्यापार संगठन जैसी चीज से नहीं फंसे थे। ये वहां से एक बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट है। विश्व व्यापार संगठन ने हमको जिस तरह से प्रभावित करना था, हम उसके सिग्नेटरी हो गए।
और जब उसके सिग्नेटरी होते हैं डक्कल प्रस्ताव के, तो हमको फिर तरह तरह के वह लागू करने पड़े, जिसमें कि आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का एक सबसे बड़ा जो वो था आग्रह था है कि आप अपने समाज पर जो मुफ्त का पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। यानी आप शिक्षा देने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप उनको व्यापार में लगाइए, उस तरह से उनको शेयर होल्डर्स बनाइए कि वो अपनी व्यवस्था करते रहें। और तो और अगर आपको है तो आप उनको ऋण दीजिए, ग्रांट नहीं, ऋण दीजिए, लोन दीजिए। बैंक आप देखते हैं, हाँ। बैंक लेके खड़े रहते हैं आपके बच्चे के, अच्छा आपको ऋण चाहिए, पर शिक्षा के लिए ऋण दीजिए। तो यह जो बैंकिंग और व्यापार, इसने जब आच्छादित करना शुरू किया तो शिक्षा का गुणवत्ता, उसका जो स्पिरिट, आत्मा, वो सारी चीज नष्ट होनी शुरू हो गई, वहीं से शुरू हो गई। अब आइए हम नई शिक्षा नीति की बात करें। नई शिक्षा नीति तो अजय जी, दरअसल वह जो धोखा होना शुरू हुआ था, उसको अब यह अमली जामा पहनाने की पूरी व्यवस्था है। जो पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, आप याद करेंगे कि इन जो हमारे जो ये क्या कहते हैं वो डेविएशन, या जो हम पथभ्रष्ट थोड़ा होना शुरू हुए थे, उसके बावजूद भी देश की एक चिंता थी। और जो सरकारें रही, हम समझते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार भी रही, तो उसमें एक दबाव था उस सरकार के ऊपर कि भाई हमको अपने सारे बच्चों को शिक्षा देनी है, इसलिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी देश के लिए। लेकिन उसके लिए जो शिक्षा नीति बननी थी, वह सरकार वह नीति पूरी लागू नहीं कर पाई, बना ही नहीं पाई। उसमें कई तरह की अड़चनें आती रही। आपको हमें ध्यान है कि उसके लिए बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं उसमें आमंत्रित की गई थी। उसमें शायद वो अरुणा जी और कौन कौन बड़े जो समाज सेवी लोग थे, उनसे मदद ली गई। काफी लोगों ने उसमें कोई राय मशवरा किया, वो एक स्तर पर चल रही थी। लेकिन दुर्योग से उसके बाद वह सरकार अस्तित्व में आ गई जो पूरी तरह से व्यापार और बैंकिंग की ही सरकार थी, कॉर्पोरेट की सरकार थी पूरी तरह से। और उसको अब किसी भी तरह का परहेज नहीं रह गया। उसने यह संकोच ही निकाल दिया कि राइट टू एजुकेशन को लेकर क्या समस्या है। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई, अजय जी आपको बता दें, ये बहुत खतरनाक इस दृष्टि से। सबसे पहले 3 बातें तो मोटे तौर पर आप समझ ही सकते हैं। ये जो स्कूलों के स्तर पर क्लोजर एंड मर्जर, 2 शब्द आप ले लीजिए। जो हम कहा 1 किलोमीटर के स्कूलों की बात कर रहे थे, पड़ोसी स्कूलों की बात कर रहे थे, अब तो हम क्लोजर कर रहे हैं। और फिर दिखावे के लिए हम मर्जर भी कर रहे हैं, पीपीपी है। आप ध्यान रखिए, जो पीपीपी जो शब्द है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। अब जानते हैं इसमें एक शब्द बदल चुका है, पीपीपी ही है, लेकिन वो पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। यानी ये धन्ना सेठ लोग, जो साहूकार लोग स्कूलों को संचालित कर रहे हैं, या तमाम तरह की जो समाज के वेलफेयर की जो योजनाएं जो इनको सुपुर्द की जा रही हैं, वह करने वाले लोग, उनको ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़े राष्ट्र सेवक हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वह निजी व्यवसायी नहीं है, वह तो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, बाप रे बाप, इतने खतरा, इतना बड़ा धोखा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही अपने आप में गड़बड़ मामला था, क्योंकि उसमें था व्यवसाय ही। और अब हमने उस व्यवसाय को ग्लोरीफाई कर दिया, उसको और चमकदार बना दिया कि अरे ये तो हमारी सेवा कर रहे हैं। हम लोग व्यवसायियों को गाली दे रहे हैं और व्यवसायी बेचारे हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो ये मर्जर, हम मॉडल स्कूल बना देंगे यहाँ पर, फिर वो मॉडल स्कूल कहाँ पर काम करेगा, किसी क्षेत्रों में रहेगा, और वो स्कूल जो वहां खत्म हो गए और जो बच्चों का वहां आना ही संभव नहीं रह गया।
आपको याद होगा कि राइट टू एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सरकार ने पीछे कोशिश की थी कि हम कुपोषण, बच्चों को चूंकि भोजन नहीं मिल पाता, बच्चों को मजबूरी में चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, तो उनको खाने की व्यवस्था स्कूलों में MDM की, मिड डे मील की व्यवस्था उसी सोच के साथ विकसित हुई थी कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम कम से कम खाना एक समय दे सकें। ये सब सोच थी। तो हम तो उस दिशा में बढ़ रहे थे, बावजूद रोजगार के और वो कहते हैं विश्व व्यापार संगठन के दबाव के बाद भी हम कुछ कोशिश उस दिशा में कर रहे थे। यूं आप कहें कि कुछ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। असली चीज यही थी कि वो एक संतुलन बनाने की कोशिश की कि हम उधर भी चलेंगे और हम अपने समाज को, अपने देश को देखा नहीं करेंगे, उनको उनका उपेक्षा नहीं होने देंगे। वैश्विक जो संगठन है उनकी जो चीजें हैं उनको हम लेंगे, लेकिन अपने देश की कीमत पर नहीं लेंगे। वही बात थी। अब तो आपको शायद मालूम होगा कि वो इस मामले को बहुत दिनों तक खेती को बचाने की कोशिश की जाती रही है। अब तो हमारी सरकार वो भी प्रकारांतर से अब खेती के लिए भी सरेंडर करती जा रही है, वो विश्व व्यापार संगठन के आगे सरेंडर होती जा रही है। बहुत दिनों तक मनमोहन सिंह और स्वयं मोदी जी ने भी कुछ दिनों तक बचाया, लेकिन अब वो दबाव इतना ज्यादा है। ये जो आप क्या समझते हैं कृषि कानून जो 3 आए थे वैसे ही थोड़ी ना आए जी। उसके पीछे एक बड़ा योजना काम कर रही है, बड़ा षड्यंत्र विश्व व्यापार का कर रहा है। विश्व व्यापार से चलेगा, उत्पादक का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये देखिए है। और चूंकि अब उनका ये भी है कि हम उत्पादक क्या होता है, हमारे पास मशीनें हैं, उत्पादक कौन है? जो हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, क्या जरूरत है उसको अन्नदाता कहने की? हम तो मशीनों से सब काम कर लेंगे। जैसे अमेरिका की बड़ी फार्मिंग होती है कि हेलीकॉप्टर से सारा पेस्टिसाइड छिड़क जाता है, बड़े हार्वेस्टर से सारा काम हो जाता है। आप शाम को निकलिए और सवेरे देखिएगा तो पूरा खेत का खेत साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि आप एडवांस बनिए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन एडवांस कर क्या करेगी? उसके पास वो साधन है क्या? वो स्थितियां हैं क्या? उसके पास कोई वैकल्पिक पुरुषार्थ है क्या? कुछ वैकल्पिक उत्पादकता का काम है क्या? क्योंकि है तो आपको मालूम है कि ट्रेड यूनियंस की लड़ाइयां इसलिए खत्म हो गई हैं कि जो मजदूरों की एक संख्या हुआ करती थी कि मिलों के अंदर, वो मिलें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, तो मजदूरों की तो छटनी हो चुकी है। तो लड़ने वाला कहाँ है? वो तो केवल भूखा ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो गया है। जी जी। तो ये बड़ा षड्यंत्र, ये बड़ा इसका वो है, क्षितिज है, जिसके अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो शिक्षा की तो उनको जरूरत नहीं है। अब आप निजी विश्वविद्यालय जो खोले जा रहे हैं, अब उस पर एक पिन पॉइंट बात कर लेने की जरूरत ये है कि जो अभी सरकार ने बिल रखा है, वो जो बिल रखा है, वो जो नई शिक्षा नीति 2020 में आनंद फानंद में डिक्लेयर हो गई, बिना किसी पब्लिक डिबेट के। और यहां तक कि आप यूं कहते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, उसके अनुसार उसको लागू होने के पहले बहुत सारी हमारे कसौटियां थी जिनको हमको करना था, और संविधान की परवाह किए बिना उसको मोदी जी ने मई दिवस के दिन घोषित किया। देखिए, एक तो और विडंबना, विरोधाभास ये भी है कि मजदूरों के हक के लिए कोई काम करने के बजाय मजदूरों से कुछ छीना जा रहा है और मई दिवस के दिन घोषित हो रहा है। तो ये सब बड़ी विडंबना है। ये सब तो वो घोषित हो गई थी, लेकिन अब उसको वैधानिक जामा पहनाने, कभी तक वैधानिक नहीं थी, हालांकि वो लागू हो चुकी है। लागू हो चुकी, व्यवहार में आ चुकी है। यूनिवर्सिटी दौड़ के इसको लागू करने के लिए परिश्रम में लगी हुई है। सारे वाइस चांसलर उस काम में लगा दिए गए हैं, सारे प्रोफेसर लगा दिए गए हैं। अब उसको वैधानिक जावा बनाने के लिए अब एक नाम दिया गया है, विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान। वो तो सब कुछ विकसित भारत हो गया। विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान, इसमें यूजीसी समाहित हो गई। इसमें एआई जो टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्था होती थी वो समाहित हो गई है। इसके अंदर और भी जितने भी ये जो ग्रांट एजेंसीज थी,
ICSSR जैसी और सारी चीजें वो सब उसके अंदर मर्ज हो गई। और यानी अब वह निर्धारित करेगी कि आपके यहाँ अपॉइंटमेंट कौन कैसे होगा। यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी अपॉइंट नहीं करेगी, माने उसकी भी स्वायत्तता छीन ली गई है। हम वहां से निर्धारित होगा कि ये टीचर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको निकाला जा सकता है। किसी टीचर को परमानेंट नौकरी से निकालना यूनिवर्सिटी में आसान बात नहीं होती थी जब तक कि वो कोई बहुत भ्रष्ट काम उसने न किया। हाँ। कोई बड़ा ऐसा अपराध न किया हो, इतना आसान नहीं होता। अब तो वो तय करेंगे, तो वो तय किन पर मापदंडों पर करेंगे आप समझ सकते हैं। उनके मापदंड ही यही है कि ये हमारे विचारधारा को लेकर चलने वाला है कि नहीं है। ये तर्क तो नहीं करता है, ये बहस तो नहीं करता है, ये हमारे पर उंगली तो नहीं उठाता है। अब तो उनके मानदंड ये है। हाँ। ग्रांट वो नहीं देंगी। देखिए, ये विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान भी ग्रांट नहीं देगा, वो सब कुछ निर्देशित करेगा, लेकिन वो ग्रांट नहीं देगा। ग्रांट के लिए आप सरकार के पास जाइएगा और सरकार से आप प्रार्थना कीजिएगा कि हमको इतना पैसा चाहिए। सरकार आपको ग्रांट नहीं देगी, ऋण देगी। तो आप क्या समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी चलने वाली है? सरकार ग्रांट नहीं देगी। भाई अपनी व्यवस्था करो। तो क्या यूनिवर्सिटी दुकान चलाएंगी? क्या कोई और व्यवस्था करेंगी? फिर वो सरकार अगर आपको ऋण देगी तो फिर उसका आप भरपाई कैसे करिएगा? या तो लड़कों से फीस लीजिए, बच्चों से कई गुना फीस लीजिए। और जैसा होता जा रहा है फीसें बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोगों ने जैसे पढ़ाई कर ली तो हम लोग को पता भी नहीं चला। हाँ। लेकिन यह है कि अब तो फीस का स्ट्रक्चर देखिए। तो और फिर आपसे नहीं होता है तो निजी विश्वविद्यालय है ना। देखिए, निजी विश्वविद्यालय हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो निजी विश्वविद्यालय तो लाखों की फीस ले रहे हैं ना। वो तो 5 स्टार के रूप में चल रहे हैं, वो उसी तरह की सुविधा दे रहे हैं। वहां आम बच्चे के लिए कहाँ जगह है? तो वो एक तो ये भी बात और ध्यान रखिए कि निजी विश्वविद्यालय कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे। वो क्या इतिहास पढ़ाएंगे, वो क्या दर्शन पढ़ाएंगे, वो क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे? उनको इसकी जरूरत नहीं है। वो पढ़ाएंगे जिसकी बाजार को जरूरत है, जिसमें बच्चे कॉर्पोरेट में नौकरी पा जाएं हर लैडर पर, उसकी पढ़ाई होगी। आप देख लीजिए इतने कोर्सेज हैं, आप सारी विवेचना कर लीजिए जो कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं। छोटे छोटे कोर्सेज जो पहले ऐसे सीख लेगा, फोटोग्राफी का कोर्स है कोई ऐसे ही सीख लेता था, वो उसके लिए छोटा पॉलिटेक्निक से भी काम चल जाता था। अब ये यूनिवर्सिटी के लेवल पर चीजें, निजी विश्वविद्यालयों की चीजें हैं जहां पर बड़ी फीस देके आप जरा सा हाई कॉलर अपना ऊंचा करके वहां पर पढ़ाई करने जा सकते हैं। तो आपका ज्ञान का क्षेत्र तो खत्म। अब आपको रोजगार की तरफ केवल शिक्षा मिलेगी। जो किसके लिए रोजगार? जैसे मैकॉले की बात हम लोग पिछली बार कर रहे थे कि मैकॉले ने अपने लिए क्लर्क चाहे थे, तो आज की निजी संस्थाएं वह व्यक्ति पैदा करेंगी जो कॉर्पोरेट के काम के लिए। तो सरकार ने अपने को तो खींच लिया। मजेदार एक तरह तो अगर खींचा होता तो पूरी तरह से खींचा होता, फिर उनकी स्वतंत्रता छोड़ दी होती। उन पर नकेल हमारी रहेगी, ग्रांट हम नहीं देंगे। तो मर्जर, क्लोजर और फंड का विड्रॉल, ये 3 खतरनाक चीजें तो एकदम सामने स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। चौथे विषय को हम लोग शायद कभी आगे नहीं, यही मैं आपसे कहने भी जा रहा था कि हमारा समय भी काफी लंबा हो चुका है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा पर हमने आज बातचीत शुरू की है, ये पहली और आखिरी बातचीत हमारी नहीं है। हम यहाँ से इस सीरीज के बाद इस टॉपिक पर परिचर्चा जो हमने की है, इसके माध्यम से शिक्षा पर हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा प्रोफेसर साहब ने सलाह दी है कि ये हर गुरुवार को आपको आपके सामने प्रस्तुत होगा और हर गुरुवार शिक्षा में क्या कुछ था और कहां तक आज हम पहुंचे हैं गिरते गिरते। अब हम अगली कड़ी में
इससे आगे चलेंगे। जैसा इन्होंने आज के पहले एपिसोड में प्रोफेसर साहब ने समापन किया, हर तरफ से सारी सुविधाएं इस देश के नागरिकों को जो मिल रही थी, उसका केंद्रीकरण, हम आपको कुछ देंगे नहीं, देने के नाम पर केवल और केवल कर्ज देंगे, आपको कर्जदार बनाते चले जाएंगे। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे वो काम हो। इसी के तहत मनरेगा भी आपसे छीना गया। उसके पीछे भी आप सबको हमने 3 एपिसोड सुनाए थे मनरेगा में। उसका भी लक्ष्य सिर्फ एक ही है, केंद्रीकरण। वो समय अब समाप्त हो रहा है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत की बात होती थी, आप लोकसभा से शुरू करते थे, विधानसभा तक आते थे, उसके बाद फिर ग्राम पंचायतें होती थी। ग्राम पंचायतों को पैसा भी दिया गया, ग्राम पंचायतों को ताकत भी दी गई, मजबूत किया गया इस देश को। उस समय ये सोच थी कि ग्रास रूट से लेकर के और शिखर तक सब कुछ एकजुट हो और सम्यक प्रयास हो इस देश के विकास के लिए। अब वो हम आप और हमारी जितनी जनता है, वो सब हाशिए पर है। इस देश में आम आदमी के हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप जहां थे वहां से आप नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर सोचना बंद करें। यही इस सरकार की सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले गुरुवार को आपसे मिलेंगे। ये शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, लेकिन ये एपिसोड आपको शिक्षा पर हर गुरुवार को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपको। हम फिर मिलेंगे और आगे ये बहस, ये चर्चा जो इस देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की जनता के लिए, आवाम के लिए बेहद जरूरी है, वो कड़ी अब हम लोगों ने शुरू की।